आपको ना कोई एक ऐसी चीज चाहिए जहां पे आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए मिल जाए। तो ये वही वाली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपके ना क्लास 10th के पूरी साइंस के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं सारे के सारे फॉर्मूले बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे तरीके से अरेंज करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यार देखो ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप एक तरीके से क्विक रिवीजन वाली वीडियो मान सकते हो, क्योंकि मैं देखता हूं यार बहुत सारे बच्चे हैं ना क्या करते हैं, जब उनको फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने होते हैं ना तो क्या करेंगे, वो ना एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे और फिर है ना हर एक पेज पर अलग अलग फॉर्मूला ढूंढते रहेंगे। तो फिर उनको ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक फॉर्मूला किसी अलग पेज पे मिलेगा, दूसरा फॉर्मूला आपको अलग पेज पे मिलेगा। तो आपको ना कोई एक ऐसी चीज चाहिए जहां पे आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए मिल जाए। तो ये वही वाली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली जो फॉर्मूले है ना वो आपके फिजिक्स के अंदर है। तो सबसे पहले मैंने आपका जो चैप्टर उठाया ना वो है आपका लाइट वाला चैप्टर, जिसका पूरा नाम होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। तो देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से ना आपके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस चैप्टर के फॉर्मूले तो आपको अच्छे तरीके से याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका मिरर फॉर्मूला। तो देखो यार नाम से ही पता चल रहा है मिरर फॉर्मूला, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका सिर्फ और सिर्फ मिरर के अंदर ही अप्लाई होगा। चाहे आपका कन्वेक्स मिरर हो चाहे आपका कनकेव मिरर हो, सिर्फ और सिर्फ मिरर के अंदर ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से, फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से लेके जहां पे इमेज बन रही है उन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा v होता है। u का मतलब क्या है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा u होता है। f मतलब मिरर की फोकल लेंथ, चाहे आपका कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, यहाँ पे आपको फोकल लेंथ पुट करनी है। क्लियर है एवरीवन? तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज है ना बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कि आपका जो इमेज बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है या सेम साइज का बन रहा है। जो मैग्निफिकेशन है ना, जो इमेज का साइज है वो हमें मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से पता चलता है। तो इसके ना दो फॉर्मूले होते हैं, वो आपको जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आपको इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो ना तब आप -v/u वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एंड जब आपको इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा हो तब आप h'/h वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहां पे आपको पता तो होगा ही, v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। एंड h' का मतलब क्या होता है, h' का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। h' का मतलब साइज ऑफ इमेज और सिंपल h का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब आपको इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा हो तो उनको डिवाइड कर दोगे तो आपको मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। अब अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो देखो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो मैग्निफिकेशन जो आएगा वो अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रही है ना वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब जो इमेज आपकी बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, यानी कि सीधी बन रही है। रियल में क्या होता है, इमेज उल्टी बनती है। समझ में आई बात? तो अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आए मतलब इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। एंड वहीं पे अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना कि आपका जो इमेज का नेचर है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये आपके मिरर वाले फॉर्मूले हो गए। इसके बाद मैं अब आपको लेंस वाले फॉर्मूले बताता हूं। तो देखो ये है आपका लेंस फॉर्मूला, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका लेंस के अंदर अप्लाई होगा। चाहे आपका लेंस कन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका लेंस कनकेव लेंस हो, आप क्या अप्लाई करोगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे ना माइनस साइन आएगा। देखो मिरर वाले फॉर्मूले में क्या था, प्लस साइन था, वहीं पे लेंस वाले फॉर्मूले में बस जो साइन है ना वो चेंज हो गया, बस प्लस की जगह माइनस लगा दो, सिंपल। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में एक ही फर्क है, मिरर फॉर्मूले में प्लस साइन आता है, लेंस में माइनस आता है। क्लियर है एवरीवन? बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। हाँ, v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। देखो लेंस में है ना पोल नहीं बोलते, पोल जो है वो सिर्फ मिरर के अंदर बोला जाता है, लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। समझ में आई बात? तो v का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, f का मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
अब आपका कन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है जो फोकल लेंथ है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए। एंड वहीं पे अगर आपका जो लेंस है वो कनकेव है तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी। क्लियर एवरीवन? समझ में आई बात? इसके बाद मैग्निफिकेशन वाला सेम फॉर्मूला रहेगा, बस फर्क क्या है, इस बार सिंपल V बाई यू है। मिरर के अंदर देखो, ध्यान से देखो, मिरर के अंदर माइनस लगा हुआ था, लेकिन लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला है वो आपका V बाई यू हो जाएगा। और बाकी H डैश बाय H ये सेम रहेगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, H डैश बाय H सेम रहेगा, बस यहां पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? बाकी चीजें सेम रहेंगी। अगर मैग्निफिकेशन लेंस के अंदर नेगेटिव आती है तो समझ जाना जो इमेज बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। एंड अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना कि जो आपका इमेज बना है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर एवरीवन? ये जो चीज है ना ये मिरर और लेंस के अंदर सेम रहती है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि इनके ऊपर है ना एक आपका न्यूमेरिकल गारंटी देता हूं आएगा ही आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद यार आपके पावर ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला आता है। पावर ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिंपल 1/f। f का मतलब फोकल लेंथ, और जो पावर निकाली जाती है ना वो हमेशा लेंस की निकाली जाती है, मिरर की कभी भी पावर नहीं निकाली जाती, ये बात याद रखना। पावर ऑफ लेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में p भी लिख देते हैं, जैसे फोकल लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में f लिखते हैं ना, उसी तरीके से पावर ऑफ लेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में p लिखते हैं। क्लियर एवरीवन? तो 1/f जो है वो आपकी पावर का फॉर्मूला है। एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो आप फोकल लेंथ लोगे ना वो आप मीटर के अंदर लोगे। किसके अंदर लोगे? मीटर के अंदर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि भाई एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो बच्चे पता क्या करेंगे? सिंपल 1/20 लिख देंगे। गलत है, आपको पहले फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है एवरीवन? तो आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? सिंपल 100 से डिवाइड कर दो। तो 20 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। तो उस टाइम आप क्या पुट करोगे? 1/0.2 और उसके बाद सोल्व करोगे। ये बात ध्यान रखना, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मेरे को ये बताओ पावर की यूनिट क्या होती है? तो पावर की जो यूनिट है वो आपकी डायप्टर होती है। क्या होती है? डायप्टर। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी। डायप्टर, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? पावर की यूनिट होती है। क्लियर एवरीवन? मेरे ख्याल से यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो अब मैं अगला फॉर्मूला बताता हूं। अगला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो देखो यार बहुत सारे बच्चे ना इसके अंदर और इसके अंदर कंफ्यूज होकर रहते हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके बराबर में नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे म्यू के बराबर में 2 और 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिस्पेक्टिव में है। एंड यहाँ पे देखो कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दोनों में फर्क होता है। जब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला जाए तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एंड जब आपको रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला जाए तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर एवरीवन? समझ आया? अब मैं आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझा देता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज होंगे कि भैया ये लिखें या फिर ये लिखें। तो देखो यार कुछ बुक्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऐसे म्यू के उसमें लिखा मिलेगा, एंड कुछ बुक्स में आपको एन की फॉर्म में लिखा मिलेगा। तो दोनों ही ठीक है, आपको जो आपके स्कूल में आपको जो पढ़ाया जाए आप उसी को फॉलो करना। बाकी इन दोनों में से कोई भी यूज करके आओगे, आपको पेपर में ऐसा मत सोचना कि नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, दोनों ही ठीक है। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है देखो मैं बताता हूं। ये जो 2 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिंपल म्यू है तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। तो म्यू का मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन 2 1 का मतलब ये होता है कि मीडियम 2 का रिस्पेक्टिव ऑफ 1। देखो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक लाइट है, ये यहां से दूसरे मीडियम के अंदर आपकी एंटर कर गई। मान लो बाहर एयर थी और नीचे क्या है? वाटर है। वाटर की जगह चलो एक काम करते हैं, ग्लास मान लेते हैं, ठीक है। कि एक लाइट रे हवा में से ट्रेवल करते हुए कांच के अंदर घुस गई, तो जो एयर है वो आपका मीडियम 1 है और जो ग्लास है वो मीडियम 2 है। समझ में आई बात है? जहां से वो आ रही है ना वो हमेशा मीडियम 1 होता है, और जिसके अंदर वो एंटर कर रही है वो मीडियम 2 होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ग्लास के अंदर एंटर कर रही है इसलिए ग्लास क्या है? मीडियम 2 होगा, राइट? तो अब एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है, दुनिया को पता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और ग्लास का हमें
निकालना है, ग्लास का हमें नहीं पता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो एयर के रिस्पेक्टिव में निकाल रहे हैं, क्योंकि जो लाइट रे है वो पहले एयर से ट्रेवल करने के बाद ग्लास के अंदर एंट्री की है। जहां पे दो मीडियम होंगे ना, वहां पे ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जब वो एयर के अंदर थी तो कोई ना कोई नॉर्मल होगी, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो जो इंसिडेंट एंगल है, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री इंसिडेंट एंगल है, और ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो मान लो फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है। तो ये आपका आई है क्योंकि इंसिडेंट एंगल है, तो साइन 60 पुट करोगे, ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है यानी कि आर, तो यहाँ पे नीचे साइन 30 पुट करोगे, तो आप साइन 60 डिवाइड बाय साइन 30 पुट करोगे। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्लियर? तो किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्टिव में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, साइन आई बाय साइन आर। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, आर क्या है? रिफ्रैक्टिव एंगल। समझ में आई बात? ओके, अब मैं बताता हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो एन बोलो या फिर म्यू बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो सी बाय वी, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको हमेशा जो यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड वाली यूज करनी है। कुछ बच्चे पता क्या गलती करते हैं, 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड कर देंगे, वो गलत है। हमेशा जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो सी की जो वैल्यू है ना वो हमेशा फिक्स रहती है। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको है ना सी की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो आप डायरेक्ट ये वाली पुट कर दो, बिल्कुल सही मानी जाएगी। समझ में आई बात? तो सी की वैल्यू तो देखो यार फिक्स होती है, क्योंकि जो लाइट है ना वो एयर के अंदर से एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती है, जो कि हमें पता है कितनी होती है, इतनी होती है। जो v है, v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मैं ये चीजें इरेज कर देता हूं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको ना फॉर्मूले का यूज पता चले कि भाई जो फॉर्मूला है वो यूज कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट, फॉर्मूला तो कोई भी याद करा देगा, बोल देगा कि भाई ये फॉर्मूला याद करो, लेकिन यूज कोई नहीं बताता। मैं यूज बताता हूं। देखो जैसे हमें ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है एब्सोल्यूट निकालना है तो हम ये वाली चीज यूज करेंगे। राइट, तो अब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। तो सी का वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई वी। वी का मतलब, अब ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब वी का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना, उसके अंदर जो लाइट है वो किस स्पीड से मूव कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ग्लास थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जो लाइट की स्पीड है वो ऑब्वियस सी बात है ग्लास के अंदर थोड़ी सी कम होगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है 2 × 10⁸, तो ये कट गया, तो ये आ गया आपका 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 होता है। तो इस तरीके से यार हमें फॉर्मूलेज को यूज करना है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे के फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी देखो यार बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मोस्टली जो फॉर्मूले है ना वो आपके दो ही चैप्टर के अंदर है, एक लाइट के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूले वो बता रहा हूँ। तो लाइट के तो हो गए हमारे, अब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के फॉर्मूले बताता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है I = Q/T। ये फॉर्मूला ना बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम में ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले का एक न्यूमेरिकल आता है जो कि आपका 1 नंबर का आता है। और बहुत सारे बच्चे इसको ना ऐसे सोचते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उनका 1 नंबर कट जाता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपका आएगा और वो आपका 1 नंबर का होगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई का मतलब सब बच्चे जानते हैं, आई का मतलब करंट होता है। क्यू का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। बाकी चार्ज नहीं होता एक्चुअली, इसका मतलब टोटल चार्ज होता है। क्या होता है? टोटल चार्ज। मैं तो यहाँ पे टोटल चार्ज लिखता हूँ। तो क्यू का मतलब टोटल चार्ज। समझ में आई बात? ठीक है। टी का मतलब होता है टाइम। टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है। अब टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? तो कई बार टोटल चार्ज हमें क्वेश्चन में दिया होता है, तो अगर क्वेश्चन में आपको टोटल चार्ज दे रखा है तो डायरेक्ट आप Q/T का फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ना टोटल चार्ज नहीं देते हैं, वो आपको टोटल चार्ज की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे क्वेश्चन के अंदर। तो मान लो आपको ये बोल दिया गया कि एक वायर है जिसके अंदर आपके टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स है। जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो मान लो 5 सेकंड तक ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टाइम दे दिया, लेकिन टोटल चार्ज की जगह आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब आप टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? तो आप टोटल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q = NE होता है।
जिसमें ई की वैल्यू कितनी होती है, ई का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितनी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आई बात। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है तो 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो अभी सी बात है 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -17 चली जाएगी पावर। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 आप इसकी जगह पुट करोगे और टाइम आपका कितना है 5। तो नीचे क्या करोगे आप, मैं बता देता हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻17 को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपका क्या आ जाएगा, करंट आएगा। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है गाइस, एम्पियर होती है। समझ में आया बात। मेरे ख्याल से यार आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला। अब मैं आपको वोल्टेज का फॉर्मूला बताता हूं, जिसको हम कई बार ओम्स लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी एक आपका जो न्यूमेरिकल है वो गारंटेड आएगा। V = IR। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। तो आप अगर करंट को और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। कई बार इस फॉर्मूले में पता क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो कई बार है ना, इस फॉर्मूले में फॉर एग्जांपल आपको वोल्टेज दे दी, मान लो वोल्टेज आपको 100 वोल्ट दे दी, और करंट दे दिया, मान लो करंट दे दिया आपको 5 एम्पियर, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आप 5 को डिवाइड में इधर भेज दोगे, राइट। तो 20 आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। समझ में आई बात। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से करना है। अगला फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, या फिर कई बच्चे इसको रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला भी बोल देते हैं, जिसमें आर क्या है, रेजिस्टेंस है। रो, ये जो पी बनाया ना मैंने, इसको हम रो बोलते हैं। रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इंटू एल, एल का मतलब लेंथ ऑफ वायर। ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वायर जो है, ये मान लो वायर है, अगर हम वायर को जूम करेंगे तो एक तरीके से पाइप की तरह वो दिखता है। तो ये जो साइड का एरिया ना, ये जो सर्कल का एरिया है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, ये साइड वाला एरिया। तो ये फॉर्मूला हम कई बार रेजिस्टिविटी निकालने के लिए भी यूज कर लेते हैं, कई बार हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R = ρL/A। समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद यार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर के अंदर। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, एक होता है सीरीज वाला, दूसरा होता है पैरेलल वाला। दोनों आपको पता होने चाहिए। तो जब भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं ना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सभी रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो आपके 3 रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, दूसरा 6 ओम का है, और तीसरा मान लो 12 ओम का है, और ये तीनों के तीनों आपके मान लो सीरीज के अंदर कनेक्ट है। तो आप क्या करोगे, तो सिंपल आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, क्योंकि सीरीज के अंदर कनेक्ट है, मतलब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 3 + 6 9, 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 ओम जो है वो आपका फाइनल रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर एवरीवन, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ये तो था सीरीज का कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर वहीं पे मैं इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन कर दूं तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, तब उस टाइम ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 1/RP यानी कि टोटल रेजिस्टेंस को आपने रेसिप्रोकल कर रखा है, = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो मैं बता देता हूं कैसे यूज करना। देखो 3 रेजिस्टेंस ले लिया हमने, मान लो 3 ओम, 6 ओम और 12 ओम। ये मान लो आपके ये ओम है, ठीक है। गलती से मैंने किस तरीके से बना दिया, ये ओम है, ठीक है। तो ये 3 रेजिस्टेंस है हमारे, और ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट है। तो 1/RP हमारा फॉर्मूला हो जाएगा = 1/R1, यानी कि पहला रेजिस्टेंस 1/3 + 1/6 + 1/12। जितने भी आपके रेजिस्टेंस है उस तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम 3 ही ऐड करेंगे। तो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 12 4 + 2 + 1 = ये आ गया 7/12, ठीक है। = यहाँ पे देखो 1/RP है। तो ये आंसर नहीं आया, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको आंसर मान लेंगे, बट एक्चुअली में हमारे पास क्या आया है, 1/RP = 7/12 आया। हमें तो सिर्फ और सिर्फ RP की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ। तो इधर RP/1 हो जाएगा और इधर 12/7 हो जाएगा। अब किसी के डिनोमिनेटर में जब हमारा 1 होता है तो इसको हम हटा सकते हैं। तो हमारे RP की वैल्यू कितनी आ गई, 12/7। तो ये बात ध्यान रखना, लास्ट में हमेशा पैरेलल के अंदर हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। इसके बाद यार आपके इलेक्ट्रिक पावर वाले फॉर्मूले आते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर आपको पता है, पावर को हम
P के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर निकालने के टोटल 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, दूसरा है करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तीसरा है वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट फॉर्मूले यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी भी प्रैक्टिस है वो हम सारी करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ना इस चैप्टर का जो वन शॉट है वो अपलोड होने वाला है। तो प्लीज यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये जितनी भी चीजें है ना, अभी तो देखो मैं जस्ट आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, लेकिन ये जितनी भी डिटेल में चीजें ना वो मैं आपको वन शॉट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो किस टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको वन शॉट वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि पावर निकालने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है हीट निकालने के फॉर्मूले। तो हीट निकालने के लिए भी आपके टोटल 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, क्योंकि हीट क्या है, हीट बेसिकली एक एनर्जी है। एनर्जी बहुत टाइप की होती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसी तरीके से एक हीट एनर्जी होती है। तो एनर्जी निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, I²RT यानी कि करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, और दूसरा फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो मैं आपको वन शॉट वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हीट निकालने के 2 फॉर्मूले। और हीट की आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की यूनिट होती है जूल, क्योंकि हीट क्या है, बेसिकली एक एनर्जी है। तो एनर्जी किसी भी टाइप की हो, एनर्जी की जो यूनिट है वो हमेशा जूल होती है, ठीक है। अब आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि है 1 किलोवाट आवर। देखो एनर्जी जूल में भी निकाली जा सकती है, एनर्जी आपकी किलोवाट आवर में भी निकाली जा सकती है। फर्क क्या है, जूल जो है ना वो बहुत छोटी यूनिट है, किलोवाट आवर जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। क्योंकि जब हमारे घर में कोई भी बिजली का बिल आता है ना, तो वो हमारा बेसिकली किलोवाट आवर में आता है। आपने सुना होगा जब हमारे घर पे बिजली का बिल आता है तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि यार इस बार है ना बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि हमारी यूनिट टोटल कितनी लगी है, 100 यूनिट लगी है, ठीक है, 100 यूनिट लगी है। तो बेसिकली जो यूनिट है उसका मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। क्योंकि अब हमारे इंडिया में जो रेट चल रहा है ना, हरियाणा में रेट बताता हूं क्योंकि मैं हरियाणा में रहने वाला हूं। तो हरियाणा में जो रेट चल रहा है वो 1 यूनिट का शायद 10 रुपए चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर मान लो किसी के घर में बिजली का बिल जो आया है उसमें मान लो 100 यूनिट लिखी हुई है, इसका मतलब उसका 10 इंटू 100 कर दोगे, क्योंकि 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपए, तो 100 इंटू 10 करोगे तो 1000 रुपए आ जाएगा। तो उसका महीने का बिल कितना हो गया, 1000 रुपए होगा। इस तरीके से निकाला जाता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग यूनिट का प्राइस होता है। अगर आपको आपके स्टेट का यूनिट प्राइस पता है कि आपके घर में कि 1 यूनिट के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, तो आप प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके स्टेट के अंदर 1 यूनिट का क्या रेट चल रहा है, ठीक है। हरियाणा का तो देखो यार मैंने बता दिया। और साथ में यार ये भी कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टेट के रहने वाले हो, ताकि हमें पता तो चले यार कि हमें इंडिया में किस किस कोने में देखा जा रहा है, राइट। बहुत अच्छा फील होता है मेरे को। तो जूल का क्या मतलब है, जूल बहुत छोटी यूनिट है, किलोवाट बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हम अपनी बिजली का बिल यूनिट की जगह जूल में निकालने लग जाए ना, क्योंकि देखो है तो दोनों एनर्जी की ही यूनिट, राइट। निकालने को हम जूल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जूल में निकालने का दिक्कत क्या है कि जूल जैसे यहाँ पे तो 100 यूनिट लिख दिया, अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूँ ना इसको, तो ये कई लाख बनेगा, कई लाख जूल आएगा। तो हमें लाखों में फिर चीजें समझ नहीं आती, इसलिए हम उसको छोटा कर देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा जो घर है, मान लो दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर है। अब डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और डिस्टेंस को मैं मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो 80 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 80,000 मीटर आ जाएगा, सिंपल। एंड वहीं पे अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, इसमें टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो और हो जाएंगी, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरा घर दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर है, या फिर ये बोलूंगा कि मेरा घर दिल्ली से 80 कितना होगा, 6 जीरो ना, यानी कि 80 लाख सेंटीमीटर दूर है। तो क्या बोलना सिंपल है, ऑब्वियसली बात है, सिंपल किलोमीटर वाला है, क्योंकि किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो उसी तरीके से जब हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसको हम जूल में कन्वर्ट नहीं करते, उसमें उसको हम जूल में काउंट नहीं करते, क्योंकि फिर वही लाखों में चली जाएगी बात। इसीलिए हमें कोई बड़ी यूनिट चाहिए और वो बनेगी हमारी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो अब 1 किलोवाट आवर जूल से कितनी बड़ी है, जैसे आपको पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होंगे, तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं। तो जब हमारे घर में इतनी बिजली यूज हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं कि भाई 1 किलोवाट आवर यूज हो गई है। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। समझ में आई बात। पिछले महीने मेरा जो बिजली का बिल था ना, पता है कितना आया था, 660 यूनिट, यानी कि 660 किलोवाट आवर। और मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया था,
यार उस पीजी वाले ने यार बहुत घटिया आदमी है यार, बहुत महंगा, मतलब यार एक कमरे में इतना बिल कैसे आ सकता है, लूट रहा है यार वो, मेरे को पता है, मैं पीजी चेंज करूंगा, ठीक है। तो वो तो अलग बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई आगे देख लेता हूँ, आगे है क्या, नहीं बस इतने ही फॉर्मूले थे आपके। तो यार देखो जितने भी आपके साइंस के अंदर फॉर्मूले थे सारे मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिए, और थोड़ा सा मैंने समझाने की भी कोशिश की है। अभी तो देखो यार मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में चीज़ें समझाई हैं, क्योंकि एक तरीके से ये क्विक रिविजन वाली वीडियो है, लेकिन जो डेडिकेटेड चीज़ें है ना, कि मतलब बहुत डिटेल के अंदर, वो मैं आपको वन शॉट वाली वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, आपको एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया कि अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है गौरव सुथार, जो कि मेरा नाम है, आप जानते ही होंगे, गौरव सुथार नोट्स, आपको ये सर्च करना है सिंपल, ठीक है। तो ये सर्च करोगे तो आपको साइंस के और एसएसटी के जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं वो आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज यार इन नोट्स को डाउनलोड करना और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। तो गाइज होप करता हूँ यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, मेरे ख्याल से ऑलरेडी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और साथ में यार कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। और हाँ यार, जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी ये जो फॉर्मूले इनके बारे में पता चल सके, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।